पार्ट थर्ड, फंडामेंटल राइट्स है। और पार्ट फोर ये डीपीएस है। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है कि वो स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या है। जब मैं कह रहा हूं कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा तो इसका मतलब है यूनियन गवर्नमेंट, इसका मतलब है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, लोकल बॉडीज, इस तरह की चीजें, ये सब की सब स्टेट की डेफिनेशन है। तो मुझे ये कहने दो कि आर्टिकल 12 जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे रहा है वही ये आर्टिकल 12 to 35 है, ये आर्टिकल 36 to 51 है, 36 to 51 यही आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे रहा है। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 32 ये कहता है, आर्टिकल 32 कि ये फंडामेंटल राइट्स अगर कोई वायलेट करता है स्टेट या प्राइवेट एंटिटी तो आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो आर्टिकल 32 रेमेडीज देता है, इलाज देता है। if anyone violate your fundamental right, if anyone violate your fundamental right, you can move सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, माने इलाज दे रहा है। माने जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। आर्टिकल 37 कहता है, वो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल नहीं है। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं पर्सन्स की बात हम करें तो इसमें सिटीजन भी शामिल है, इसमें फॉरेनर भी शामिल है और इसमें लीगल पर्सन भी शामिल है। तो इन पर्सन्स को दिए गए फंडामेंटल राइट, और अगर इनके फंडामेंटल राइट्स को, इन पर्सन्स को, अगर ये फंडामेंटल राइट कुछ सिटीजन को है, कुछ पर्सन को है, अगर कोई भी वायलेट करता है स्टेट या प्राइवेट एंटिटी तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट मूव कर सकते हैं। ये आर्टिकल 32 आपको रेमेडीज की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात कर रहा है। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे स्टेटमेंट ऑफ विजन, गोल ऑफ द स्टेट है। हम कह सकते हैं गोल ऑफ द स्टेट है, राज्य के गोल ऑफ द स्टेट है। माने स्टेट को इनको प्राप्त ही करना है, अचीव ही करना है। माने ये सब के सब जो दिए गए हैं वो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, सोशियो एंड इकोनॉमिक जस्टिस, डीपीएसपी का मतलब सोशियो एंड इकोनॉमिक जस्टिस। आर्टिकल 37 ये कहता है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 37 देखेंगे
37 ये कहता है द प्रोविजन ऑफ पार्ट 4, जो पार्ट 4 के प्रोविजन है वो shall not be enforceable by any court, but the main बात ये है but अगर आप सिर्फ इतना बोलते हैं तो ये बहुत अधूरी जानकारी है जब तक हम पूरी बात ये ना कहते हैं बट। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं बट लेकिन एक हिंदी में मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आप हिंदी में इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूं। फिर भी इसमें लिखा है फिर भी, मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूं आप फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, देश के शासन में मूलभूत हैं, और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये पूरा आर्टिकल फिर भी इनमें अधिकथित तत्व माने दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत है, देश का शासन पार्ट 4 को ध्यान में रख के चलाया जाएगा। जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि DPSP आर नॉट जस्टिसेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये तो आधी बात हो गई। बट ये लिखा हुआ है इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इट्स ए ड्यूटी ऑफ द स्टेट। क्लियर? ठीक। इंग्लिश में क्या मैं बोल दूं इसको? इंग्लिश में बोल दूं? लिख लीजिए। But the principles therein laid down principles therein laid down THEREIN therein laid down are nevertheless फंडामेंटल, नेवरदलेस एक ही में है, NEVERTHELESS, nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state
governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. It shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. ठीक है, मतलब ये फाइनल गोल है, फाइनल गोल ऑफ द स्टेट। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज ए फाइनल गोल ऑफ द स्टेट। यही राज्य का फाइनल गोल है। क्या है कि डीपीएसपीस के जो तत्व हैं उनको पा लेना, ये स्टेट का गोल है। अल्टीमेट द गोल ऑफ द स्टेट टू अचीव द टारगेट ऑफ डीपीएसपीस। ठीक, ये सारी बातें एक ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि रूट क्या होगा इस गोल को पाने का। फाइनल गोल ऑफ द स्टेट है, व्हाट इज द रूट? व्हाट इज द रूट? रूट क्या होगा इस गोल को पाने के लिए? या तो इसका रूट पार्लियामेंट से होके निकलेगा, हाँ या ना? पार्लियामेंट ऐसे लॉ बना स्टेट। या तो इसका रूट स्टेट से निकलेगा, हाँ या ना? क्लियर? या तो इसका रूट स्टेट से निकलेगा और या फिर इसका रूट ज्यूडिशरी से निकलेगा, हाँ या ना? ज्यूडिशरी का मतलब, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 की पावर की एक्सरसाइज करते हुए कोई जजमेंट दे सकती है, और वो जजमेंट तब तक लॉ का काम करेगा जब तक कि उस सब्जेक्ट का लॉ नहीं बन जाता। राइट? तो आर्टिकल 142 को अगर हम देखेंगे तो ये है क्या? सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज्ड its extraordinary power to deliver complete justice. या तो न्यायपालिका माने सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 की पावर की एक्सरसाइज करे और वो इन तत्वों के लिए कोई गाइडलाइंस जारी करे, और वो तब तक लॉ का काम करेंगे जब तक कि पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना नहीं लिया जाता उस सब्जेक्ट पर। ठीक है, क्लियर? आप लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं? यस सर। संगीता, कनेक्ट हैं आप? तब तक ये लॉ का काम करेंगे। अब जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जैसे एक मिसाल मैं ये दे रहा हूं। एक बात है आर्टिकल 44 की। आर्टिकल 44 हम देखेंगे, इसकी बात है।
आर्टिकल 44 ये बात कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है। बड़ा शब्द प्रचलित है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी बात कर रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब एक रूपता हो सिविल मैटर्स पे, और कोड का मतलब है उसका कोडिफिकेशन हो जाए। जैसे अभी आपके देश में क्या है, जैसे अभी अगर हम देश में देखें क्या है, अभी अगर हम देश देखें तो क्या है, अभी देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, माने क्राइम किसी ने भी किया हो उसका लॉ एक ही होगा इस लैंड में, इस देश में। उसके आधार पर भेदभाव नहीं है, किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी संप्रदाय के, किसी सेक्स के, किसी ने भी वो अपराध किया हो, इस पे लैंड ऑफ लॉ ऑफ लैंड, राइट। माने इस पर क्या है अगर हम देखें तो लॉ ऑफ लैंड, राइट। लेकिन सिविल मैटर्स लॉ ऑफ लैंड नहीं है। माने इस देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो है, लेकिन इस देश में अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। इसका मतलब जो सिविल मैटर्स हैं, मुस्लिम अपनी शरीयत से हैंडल करेंगे, क्रिश्चियन अपनी लॉ बुक से हैंडल करेंगे, पारसी अपनी लॉ बुक से हैंडल करेंगे, ट्राइबल कम्युनिटीज अपनी लॉ बुक से, माने जो ट्रेडिशनल परंपराओं पर चला आ रहा है उससे हैंडल करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट से अगर उनके मैरिज देखें तो वो हिंदू मैरिज एक्ट इस तरह से डील होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे पास है, पर हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला विषय है वो आर्टिकल 44 में शामिल किया, और फ्यूचर में स्टेट के ऊपर ये छोड़ा गया कि फ्यूचर में स्टेट लैंड ऑफ लॉ ऑफ लैंड सिविल मैटर्स पे भी बना है। क्रिमिनल मैटर्स पे जैसे लॉ ऑफ लैंड है वैसे ही सिविल मैटर्स पर भी आर्टिकल 44 कहता है कि जो सिविल मैटर्स हैं उन पर भी लॉ ऑफ लैंड बन जाना चाहिए, लॉ ऑफ लैंड, जो अभी तक नहीं है। ठीक, यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहा है कि सिविल मैटर्स पर जो सिविल मैटर्स हैं इन मामलों पर भी क्या हो जाना चाहिए, लॉ ऑफ लैंड। जमीन का कानून होना चाहिए, फिर उस जमीन पर रहने वाले लोग किसी जाति धर्म संप्रदाय के हों। जैसे क्रिमिनल मैटर्स पे एक लॉ है इस पूरे देश में, लेकिन सिविल मैटर्स पे ऐसा नहीं है। तो यानी कि सिविल मैटर्स पर भी क्या होना चाहिए, वन नेशन क्या, वन लॉ। जैसे वन नेशन वन फ्लैग, तो आर्टिकल 370 हटा दिया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन यूनिफॉर्म, ये सब कॉन्सेप्ट है। तो वन नेशन वन लॉ विथ रिस्पेक्ट टू सिविल मैटर्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल मैटर्स तो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। राइट। अभी हम देखेंगे कि गोवा में अगर हम देखें, गोवा अगर हम देखते हैं, अच्छा
यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सिविल लॉ है वो कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, माने स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बना सकते हैं। इसका मतलब गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है और वो 1961 से है। देश में इकलौता ऐसा राज्य जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, माने उस गोवा के जो डोमिसाइल है वो इसको एंजॉय करेंगे। डोमिसाइल की बात कर रहा हूं, नॉट अ सिटीजन ऑफ गोवा, वो इसको एंजॉय करेंगे और इसके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बहुत सारे स्टेट्स, मेनी स्टेट्स, उत्तराखंड देखें, एमपी देखें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं। मेनी स्टेट्स वो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए। खासतौर पर बीजेपी का ये प्रमुख एजेंडा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैनिफेस्टो में भी उन्होंने इसको शामिल किया है, अपने घोषणा पत्र में भी इसको शामिल किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, डीपीएसपी में एक आर्टिकल 24 डायरेक्ट उठा लिया, 2 आर्टिकल उठाए हैं अगर आप देखेंगे, 3। एक तो 36 उठाया है और इसके बारे में हमने साफ साफ कहा ये वही बात है जो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन बता रहा है। आर्टिकल 37 सिर्फ इतना नहीं बोलेंगे कि वो नॉन जस्टिस, बट इसमें अधिलिखित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। जैसे नागरिकों के कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी एक चैप्टर में दिए हैं, वैसे स्टेट के कर्तव्य है कि जब वो पॉलिसी बनाएगा, लॉ बनाएगा, तो इन तत्वों को उसमें शामिल करेगा। क्यों? क्योंकि ये डीपीएसपी स्टेट को वेलफेयर स्टेट बना रहे हैं, वेलफेयर स्टेट बना रहे हैं, ऐसा वेलफेयर स्टेट जहां सोशियो और इकोनॉमिक जस्टिस है, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्वतंत्रता की स्थापना सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक, तो हमने आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो मैंने 36 उठाया, 37 उठाया और अब हम जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं और हमने अचानक आर्टिकल 44 उठा लिया। ठीक, अभी हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यूसीसी दुनिया में कहां-कहां है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं देशों के जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जैसे बहुत अगर विकसित राज्य देखें तो अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अगर आयरलैंड में हम देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अगर थोड़ा कम विकसित देशों की बात करें तो कहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आप जरा देखिए। आज की तारीख में पाकिस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बांग्लादेश में बीडीएस, बांग्लादेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पाकिस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बांग्लादेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड है बीडीएस, इंडोनेशिया, टर्की, सूडान, इंडोनेशिया, टर्की, सूडान, इजिप्ट, ये कुछ ऐसे देश हैं ईडीसी जहां पर अधिकतर हमने इस्लामिक राष्ट्र उठा लिए, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ है। अगर पाकिस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां की जो हिंदू जनसंख्या है उसके लिए वही लॉ है जो वहां पर मुस्लिम जनसंख्या के सिविल मैटर्स पे लॉ है। ये दो तरह के एग्जाम्पल हम इसलिए आपको दिए हैं कि जब लोग बात करते हैं, तीसरा पॉइंट, जब लोग बात करते हैं कि इंडिया में डायवर्सिटी बहुत ज्यादा है इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना
व्यवहारिक नहीं होगा। तो उनके लिए एक अच्छा और खूबसूरत जवाब ये हो सकता है कि अमेरिका भी एक ऐसा देश है जहां पे बहुत डाइवर्सिटी है, रेड इंडियन, ब्लैक इंडियन, नीग्रो और पता नहीं क्या क्या, बहुत डाइवर्सिटी है अमेरिका की सोसाइटी में। विविधता की बात कर रहे हैं तो विविधता अमेरिकन सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। एक सवाल उठाते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, एकोमोडेट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब क्या है? तो हम इसका जवाब ये देखेंगे कि अमेरिका में भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अमेरिका में भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और उन्होंने सिविल लॉज को एकोमोडेट किया। फॉर एग्जाम्पल देना चाहें, व्हाइट है, ब्लैक है, वहां एशियन है, वहां नीग्रो वहां है, रेड इंडियंस हैं, अफ्रीकन्स हैं, नेटिव अमेरिकन्स हैं, जो वहां के लोकल नेटिव अमेरिकन्स हैं। तो वहां की भी सोसाइटी में इस तरह की विविधताएं हैं। अमेरिकन सोसाइटी भी विविधतापूर्ण समाज है, उन्होंने किया। तो ये हमारे पास एक अच्छा उदाहरण है कि हम भी अपनी सोसाइटी को सिविल मैटर्स पर एकोमोडेट कर सकते हैं। एक उदाहरण है हमारे सामने। क्या मैं साफ करूं इसे? अभी तक हमने आपको एक पॉइंट डिस्कस किया है, दूसरा पॉइंट डिस्कस किया है, तीसरा पॉइंट डिस्कस किया है, अभी तक ये किया है। अब हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस की बात करें और विषय हम लिए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी का विषय लिया। फोर्थ नंबर की बात मैं कर रहा हूं कि जब आईएनसी का सेशन 1931 में हुआ तो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने मैनिफेस्टो में रखा। यही डिमांड उन्होंने ब्रिटिश से की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ये एक इतिहास की बात यहाँ पर आ गई कि आईएनसी के इस सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसका मैं हवाला दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक हवाला दे रहा हूँ कि आईएनसी का जो सेशन है 1931,
इसमें बात की गई यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहां पर बात की गई, डिमांड की गई, इसमें डिमांड की गई यूनिफॉर्म सिविल कोड की। फिफ्थ नंबर पे हम एक डिस्कस कर रहे हैं, आपको 2011 का सेंसस हम बताने जा रहे हैं। 2021 में जनगणना हुई नहीं कोविड की वजह से, तो सेंसस 2011 का एक डाटा दे रहे हैं। पहले सेंसस 2011 का कुछ डाटा दे रहे हैं। इस देश में जो हिंदुइज्म है उनकी जनसंख्या 79.8% है। ये मैं औपचारिक डाटा दे रहा हूं। जो सिखिज्म है वो 1.7% है। बुद्धिज्म है वो 0.7%। जैनिज्म है वो 0.4%। और टोटल ये पॉपुलेशन 82.6% हो जाएगी। और जो अदर्स हैं उनकी पॉपुलेशन है 17.4%, जिसमें सबसे बड़ी मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है जो 15%। अदर्स 17.4%। ठीक है, इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं, इस सेंसस के ग्राउंड पे मैं कुछ कहना चाह रहा था कि 82.6% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज कोडिफाइड। ये पॉपुलेशन कोडिफाइड है, माने सिविल लॉ इन सबके एक है। पक्का? तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि 82.6% ऑफ पॉपुलेशन, 82.6% जो पॉपुलेशन है ऑफ इंडिया कोडिफाइड इन सिविल लॉ, कोडिफाइड इन सिविल लॉ, माने इस पॉपुलेशन के अपने स्पेशल मैरिज एक्ट है, मतलब इनके लिए कौन कौन से लॉ हैं जिनसे वो कोडिफाइड है। स्पेशल मैरिज एक्ट है इनका, स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954। हिंदू मैरिज एक्ट सभी के लग रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। हिंदू सक्सेशन एक्ट उत्तराधिकार से जुड़ा। सिविल मतलब यही होते हैं, शादी विवाह के मसले, उत्तराधिकार के मसले, मानहानि के मसले, प्रॉपर्टी के मसले, किसको मिलेगी, यही सब मसले सिविल लॉ होते हैं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956।
हिंदू मिनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ये भी है हिंदू मिनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। ये है 1956। हिंदू एडॉप्शन, बच्चे को गोद लेने का नियम, हिंदू एडॉप्शन एक्ट एंड मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता देने का, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये 1956 है। और एक इस एक्ट में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इस एक्ट में एक बार अमेंडमेंट किया गया, अभी जल्दी में अमेंडमेंट किया गया, और इसमें बेटियों को कुछ और अधिकार दे दिए गए, वो वही अधिकार है संपत्ति में जो बेटों के अधिकार है सिंस 2005। तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये अभी 2005 में बेटे और बेटी को प्रॉपर्टी में राइट समान रूप से दे दिए गए। हाँ, जो 2005 के बाद शादियां होंगी जो उनमें इम्प्लीमेंट शादियां होंगी नहीं, सॉरी 2005 जो उत्तराधिकार को लेकर के सवाल है कि पिता की संपत्ति विरासत में जो उत्तराधिकार का प्रश्न है, उसमें बेटे और बेटी को समान है, दोनों को मिलेगा। तो अमेंडमेंट हुआ, इसको बोलते हैं हिंदू सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये इसमें अमेंड किया गया। इसका मतलब है कि जो हिंदू पॉपुलेशन है वो कोडिफाइड है अंडर सिविल लॉ, माने इस पॉपुलेशन को सिर्फ उस सिविल लॉ के अंडर में लाना है। मैं एक बात यहां पर नोट पे और बता दूं कि इसमें जो ये पॉपुलेशन हिंदू की है, इसमें कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज को छूट मिली हुई है उनके अपने सिविल मैटर्स को अडॉप्ट करने की, वो इससे संचालित नहीं होंगे। तो अगर वो कुछ परसेंट पॉपुलेशन हटा रहे हैं, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो कोडिफाइड है अंडर सिविल लॉ। ठीक है, इस पॉपुलेशन को प्राथमिकता ये है हमारी कि इस पॉपुलेशन को हम सिविल लॉ के अंदर कोडिफाई करें, यही तो टॉपिक है। क्लियर है कि ये जो पॉपुलेशन है वो सिविल लॉस ये कोडिफाई होनी चाहिए, सिविल लॉस के अंदर कोडिफाइड होनी चाहिए, ये हमारा सब्जेक्ट है। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि सिविल मैटर्स पर सभी के लिए एक जैसा कानून। अब जरा मैं सिविल मैटर्स आपको थोड़ा सा एक बार बता दूं कि क्या होते हैं। तो 5th पॉइंट तक हम लोग पहुंच गए, क्या मैं 6th पॉइंट डिस्कस करूं? क्या बात इतनी समझ में आ गई? सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा जब इस जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज को छूट है, राइट? तो वो थोड़ा सा कुछ परसेंटेज कुछ एरिया का निकालना पड़ेगा, ठीक।
अब मैं 6 नंबर का पॉइंट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि सिविल मैटर कहते किसे हैं। सिविल मैटर्स कहते किसे हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सिविल मैटर्स, ये 6 नंबर का पॉइंट है। सिविल मैटर्स होते क्या हैं? शुरू क्या होती है, जैसे बात आती है लॉ ऑफ मैरिज, यहां से स्टार्ट हो जाता है। शादी शुरुआत यहां से होती है सिविल मैटर्स। लेकिन एक मुस्लिम व्यक्ति एक साथ 4 पत्नियों को रख सकता है इसी देश में, जहां पर एक हिंदू एक पत्नी को रख सकता है। अगर उसको दूसरी शादी करनी है तो फर्स्ट तलाक आप लेगा, तभी दूसरी शादी वैध होगी। ठीक है, तो मैरिज हो गया। अच्छा, शादी हुई है तो अब सेपरेशन भी होगा। ठीक है, डिवोर्स अलग चीज है, सेपरेशन अलग चीज है, अलग अलग रह रहे हैं। अभी डिवोर्स के केस आगे की बात। तो लॉ ऑफ सेपरेशन, अब जैसे उनके यहां अभी तक क्या है, ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक का मतलब है तलाक लेने की एक प्रक्रिया हटा दी गई, जो 1 सेकंड में 3 बार तलाक बोल करके तलाक ले लिया जाता था। अभी भी तलाक के अनुरूप प्रचलित हैं जो बड़े आसान हैं, लेकिन आप इसमें तलाक लेना चाहें तो फिर मतलब ये एक बड़ी और लंबी प्रक्रिया है तलाक लेने। तो अब सेपरेशन, फिर लॉ ऑफ डिवोर्स। राइट, अब तलाक अगर हो गया तो मेंटेनेंस का भी, गुजारा भत्ता की, लेकिन कौन सा चीजें ले रहे हैं। मैरिज के बाद हम सेपरेशन करा रहे हैं, उसके बाद डाइवोर्स करा रहे हैं, उसके बाद हम गुजारा भत्ता की बात कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। फिर लॉ ऑफ कस्टडी ऑफ चाइल्ड, अगर बच्चा हो गया तो बच्चा किसकी कस्टडी में जाएगा। लॉ ऑफ कस्टडी ऑफ चाइल्ड। अगर बच्चा नहीं है तो, और शादी हुई और बच्चा नहीं है तो लॉ ऑफ एडॉप्शन, गोद लेने की प्रक्रिया क्या होगी। लॉ ऑफ एडॉप्शन। लॉ ऑफ सक्सेशन क्या होगा, उत्तराधिकार में कौन जाएगा। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा। इस तरह की और भी कई सारी बातें, ये सब के सब क्या है, सिविल। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लिख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बात। डिफर्मेशन, मानहानि, सिविल मैटर्स। डिफेमेशन स्पेलिंग क्या है, छोड़ दीजिए। ये सब के सब क्या है, सिविल मैटर्स। और इन सारे मैटर्स पर इस देश का कोई कानून होना चाहिए जो सभी पर इक्वली अप्लाई। ये कितनी खूबसूरत बात है। आप जरा, जो मैं चर्चा कर रहा हूं, आप जिस इतने बेहतर स्टूडेंट के रूप में जो आप बैठे हुए हैं, मैं कहानी सुना रहा हूं, आप समझिए कितनी बेहतर बात है कि हमारे देश के लिए जब यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यहां आप कहें साहब यहां तो अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसीलिए मैंने 2 अलग अलग टेस्ट के एग्जाम्पल दिए। अब तो इस देश में भी होना चाहिए, ये अच्छी बात है।
ठीक है, तो हमने आपको सिविल मैटर डिस्कस की। अभी एक जगह मैं आपको ये डिस्कस कर रहा था, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं हिंदू सोसाइटी में, उनको छूट है, वो लॉ इंपोज नहीं होंगे, जो इसके पहले हमने 5th पॉइंट पे डिस्कस किए थे, क्योंकि कल्चरल राइट टू प्रोटेक्ट हिज कल्चर उनको छूट दी गई। वो संविधान में कहां है उसका भी मैं हवाला दे रहा हूं। मैंने 7th नंबर पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्या साफ करें इसे? 7th नंबर पर बात करते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी, हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा सा एक टॉपिक मैं देता हूं, एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने जिस ट्राइबल कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूं कि वो हिंदू सोसाइटी में उसको सिविल मैटर्स पर छूट है, तो वो कहां कहां छूट संविधान में दी गई है उस पर बात कर रहा हूं। आप कनेक्ट हो पाए हैं पूरे लेक्चर से अभी तक? संगीता, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से निकलने की चीजें नहीं है ना? ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, जब हमने पूरे संविधान को देखा तो पता चला कि एक 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1962, और इसके द्वारा एक आर्टिकल ऐड किया गया, वो किया गया आर्टिकल 371A। ये नागालैंड के बारे में कुछ कहता है। क्या कहता है अभी हम आपको नीचे डिस्कस करेंगे। ये नागालैंड के बारे में कुछ प्रोविजन बता रहा है। 53th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986, इसके द्वारा ऐड किया गया आर्टिकल 371F, और ये मिजोरम के बारे में कुछ बता रहा है। इसका मतलब मूल संविधान में ये दोनों प्रावधान नहीं थे, पार्लियामेंट ने संविधान में संशोधन करके ये आर्टिकल ऐड किए हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन, इफ स्पेशल रेजोल्यूशन passed by a legislative assembly, passed by a legislative assemblies of Nagaland and Mizoram, यदि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है नागालैंड और मिजोरम की विधानसभा से, कि वो अपने कुछ सिविल लॉज बना लें, अपने कुछ इवन क्रिमिनल लॉज भी, ये भी प्रोटेक्शन है, और
सम कस्टमरीज लॉ, माने वो प्रथाएं जो सदियों से चली आ रही उसी को कल्चर बोलते हैं, सदियों से चली आ रही। जनजातीय समाज में कानून की तरह उनका स्थान, जनजातीय समाज में उन प्रथाओं ने कानून का स्थान ले लिया, उसी को कल्चर बोलते हैं। सम केसेस में सम जरूर बीच में डालिएगा, पूरा नहीं। और कस्टमरी लॉ, कस्टमरी लॉस मतलब ऐसी प्रथाएं आप जान रहे होंगे जो जनजातीय समाज में सैकड़ों सालों से चली आ रही है और वो कानून की तरह हो गई उस समाज। नागालैंड इन सिविल, क्रिमिनल एंड कस्टमरीज लॉ, इफ हटा तो पूरी बात बन जाएगी। हाँ या इफ हटा दो स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नागालैंड एंड मिजोरम इन इंडिया, लेकिन ये किसी अन्य राज्य को ये हक नहीं। ये देश की संसद ने संविधान में संशोधन करके ये राइट नागालैंड और मिजोरम की ट्राइबल कम्युनिटीज को दिया टू प्रोटेक्ट हिज कल्चर। क्या ये बात समझ में आई? एक आर्टिकल संविधान में ये आ गया जो ट्राइबल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके सिविल, क्रिमिनल एंड कस्टमरीज लॉज को, और दूसरा आर्टिकल ये है जो प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं। एक पार्ट एक्स अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का देखें और आर्टिकल 244 देखें, इस पार्ट एक्स में एक आर्टिकल है 244। ये कह रहा है कि 6th शेड्यूल में, माने इस आर्टिकल 2244 में ये कहा गया है कि इस 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज दिए हैं। मेंशन, क्या मेंशन है? ट्राइबल एरियाज मेंशन है। ये ऐसे टोटल ट्राइबल एरियाज की संख्या 10 है, जिसमें आसाम में 3 है वो ट्राइबल एरियाज, त्रिपुरा में 1 है, मिजोरम में 3 है, नागालैंड में 3 है। क्या 10 हो गए? ये 10 एरियाज हैं जो 6th शेड्यूल में मेंशन है, सीधा बुक में लिख सकते हैं। ये 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको क्या कहा गया? ये 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। और इन 10 डिस्ट्रिक्ट को नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल। उसमें कहा गया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल, जिनकी संख्या 10 है। डिस्ट्रिक्ट खुशबू ऑल इज वेल। डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल, इनकी संख्या कितनी है? 10। ये अपने सिविल और क्रिमिनल लॉज बना सकते हैं कुछ मैटर को। क्या बात क्लियर हुई या नहीं? क्रिमिनल लॉज, ये सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज बना सकते हैं। सम जरूर लिख दीजिएगा, कुछ विषय हैं उसके अंदर जाने की जरूरत अभी आपको नहीं है,
जितना अंदर जाना जरूरी था उतना अंदर हम लोग चले गए। यहां तक कि इन डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल को, यहां तक कि इनको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी पावर भी दे दी गई कुछ विषयों में कि वही अपना हैंडल करेंगे। इनको एग्जीक्यूटिव तो दी गई, इनको लेजिस्लेचर पावर भी दे दी गई और इनको जुडिशरी पावर दे दी गई। क्लियर हुई बात? तीनों पावर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये पावर दे दी। Now the million dollar question is, a question इसी 7th पॉइंट से वो सवाल है कि 6th शेड्यूल में 10 जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल है, ये क्वेश्चन क्या है? लोग कहते हैं मुस्लिम आपत्ति कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, मुसलमानों की एक आपत्ति है, ठीक है आपत्ति, लेकिन ये जनसंख्या को भी आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड में लेके आना जो हिंदू है। कौन? इस डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल डीएसी लिख लो पक्का। इस डीएसी कितने हैं? 10 है। इसकी जनसंख्या हाँ या ना, प्लस नागालैंड की ट्राइबल कम्युनिटी, कहाँ? ये अलग बात है, यहाँ कहाँ नागालैंड? कहाँ लास्ट पे नागालैंड। ये नागालैंड 3 ये डिस्ट्रिक्ट हैं, ये पूरे नागालैंड के लिए, ये उनके स्पेशल 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए, ये पूरे नागालैंड की बात कर रहा है। तो नागालैंड, एनजीएल और प्लस क्या? मिजोरम, MIZ। माने इस जनसंख्या को भी आपको क्या करना पड़ेगा? कोडिफाई करना पड़ेगा। हाँ या ना? जो भी परसेंटेज नहीं हो, इसको भी आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से बाहर, मतलब सारे हिंदू भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में नहीं आते, उसमें ये ट्राइबल कम्युनिटीज छूटी हुई। हमारा क्वेश्चन ये है कि ये डीएसी के 10 जो डिस्ट्रिक्ट हैं और नागालैंड है और मिजोरम है, राइट, इनकी जो जनसंख्या है, इनकी पॉपुलेशन को आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे जबकि संविधान इनके राइट्स को, कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। क्लियर हुई बात है? कैसे लाएंगे?
हाँ हाँ नमस्ते। तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, आप नहीं आ पाए तो क्या कर रहे हैं? क्या यहाँ तक आप मेरी बात समझ पाए? आया ना? सिविल लॉ क्या है हमने ये जाना, कितने फीसदी जनसंख्या कोडिफाइड है ये जाना। 82.6% में कुछ परसेंट निकाला जा सकता है, वो जनसंख्या जानने की जरूरत नहीं, लेकिन इनका भी तो कोडिफिकेशन होगा। अगर मुस्लिम्स का कोडिफिकेशन होगा जो 15% है ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो ये भी सम परसेंटेज होगा, 2, 4, 5%, इसका भी कोडिफिकेशन होगा। फिर इसको कोडिफाई आप कैसे करेंगे? इसको कोडिफाई करने का मतलब है आपको फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इन सेक्शंस को, इन आर्टिकल्स को हटाना पड़ेगा। ठीक, अब आगे बढ़े। तो एक सवाल इसको सवाल को हम सवाल के रूप में एक खड़ा कर रहे हैं 8th पॉइंट में। 8th पॉइंट में क्वेश्चन है कि व्हेन लॉस कुड बी कोडिफाइड, हिंदू के लिए कोडिफिकेशन स्टार्ट हो रहा था आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद यहाँ पे जितने भी लॉ हमने बताए सब 1950, 55, 56 में कोडिफाई कर दिया गया। किसको? हिंदू पॉपुलेशन को कोडिफाई कर दिया गया अंडर सिविल लॉ। तो व्हाई मुस्लिम पॉपुलेशन कैन नॉट बी कोडिफाइड अंडर सिविल लॉ during that time? This is the question. That's why they violated the fundamental rights of women of Muslims. So in 2018 Supreme Court says triple talaq is unconstitutional. So from 1950 and to 2018 this is constitutional. महिला को उसके अधिकार दिए जाए, महिला को उसका सम्मान दिया जाए, वीकर सेक्शन को प्रमोट किया जाए, तब जाकर के राष्ट्र मजबूत बनेगा। आबादी जनसंख्या माने महिला की जनसंख्या को बिना मजबूत किए आप राष्ट्र कैसे मजबूत बनाएंगे? वीकर सेक्शन को स्ट्रांग किए बिना नेशन को स्ट्रांग कैसे बनाएंगे? सुन रहे हो, है ना? तो नेक्स्ट लिखिए, व्हेन लॉस कुड बी कोडिफाइड। सवाल है, क्वेश्चन है, ये सवाल आप उठा सकते हैं। व्हेन लॉस कुड बी कोडिफाइड फॉर हिंदूज, why it could not be codified for the rest of the communities?
why it could not be codified for the rest of communities? Therefore, question mark लगाइए. Therefore, it bring a great question mark. Therefore, it bring a great question mark over the intention of the politicians. Over the intentions of the politicians. और ये अंडरलाइन करिएगा, मैं आपको यूपीएससी के लिए तैयार कर रहा हूं. क्या 1 नंबर की पॉइंट, मतलब उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस थे उनके इंटेंशन को क्वेश्चन मार्क किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? When you codified the maximum majority of the population of Hindu under law, so why you cannot codify the Muslim community? Although the motive of the Constitution, Godfather, is what? Uniform civil code. This is shall be the duty of the state. So the Constitution makers want to uniform civil code, but during that time the circumstances is not the favor of uniform civil code. So now this is the duty of the state to codify the civil law of all communities. हाँ या ना? बात क्लियर हुई है नहीं? ठीक है. पारसी सिविल लॉ लिए हैं, क्रिश्चियन सिविल लॉ लिए हैं, हिंदू बौद्ध जैन सिख को कोडिफाई कर दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत लिए हुए हैं, जिससे मुस्लिम महिलाओं के ही राइट्स वायलेट हो रहे हैं. उसी समाज की महिलाओं को वो अधिकार प्राप्त नहीं है जो हिंदू समाज की महिलाओं को अधिकार प्राप्त है. आप समझने की कोशिश करिए. हमारे मुस्लिम बेटियां भी हमारे समाज का अभिन्न अंग है, हिंदू बेटियों के समान है, तो उनको वो राइट मिलने चाहिए. क्या आप बात समझ पा रहे हैं? क्या कनेक्ट हो पा रहे हैं आप? संगीता, अब 8th नंबर की बात हो गई है अभी तक. अब हम 9th नंबर की बात. ये सारे पॉइंट हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है. सुप्रीम कोर्ट का हम एक पॉइंट उठा लें. सुप्रीम कोर्ट ने इसके क्या किया? यूनिफॉर्म सिविल कोड. द केस इज अ यू नो वेरी वेल साहबानो केस, राइट? साहबानो केस. मैं कहना ये चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड मेनी टाइम्स इन द मैटर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड टू द स्टेट, व्हाई यू कैन नॉट कोडिफाई द सिविल लॉ? राइट? सभी इंजॉय करें इक्वलिटी को. अब इक्वलिटी को हिंदू वीमेन तो इंजॉय कर रही है, फंडामेंटल राइट को भी वो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वही इंजॉयमेंट मुस्लिम महिलाओं को नहीं है. आज भी उनकी तलाक लेने की जो ट्रिपल तलाक के अलावा जो तलाक के और तरीके हैं, वो 3 महीने में उनका तलाक हो जाता है. वो सिर्फ एक बार तलाक बोलना पड़ता है, क्रमशः 3 महीने में. एक बार बोलने के बाद 3 महीने तक अगर आप फिजिकल टच में नहीं आते हैं तो तलाक हो जाता है. तो कुछ प्रक्रिया है, फिर भी बड़ी आसान है, बड़ी सहज है. लेकिन एक मुस्लिम महिला जिसके 2-3-4 बच्चे हैं, वो पति के उस नजरिए पर जीती है कि पति अगर कभी नाराज हो गया तो 3 बार तलाक, एक सेटिंग में 3 तलाक पर बैन हुआ है, ना कि 3 महीने में क्रमशः एक बार तलाक बोलने की प्रक्रिया पर बैन नहीं है. बात समझ पा रहे हैं? तो पावरफुल स्टेट बनेगा तभी वीमेंस के राइट प्रोटेक्ट होंगे. अब जैसे अफगानिस्तान में अगर कोई लड़की एजुकेशन की बात करे कि वो एजुकेशन चाहती है तो उसको गोली मार दी जाएगी.
उसकी एक वजह ये भी है कि स्टेट के पास पैसा नहीं कि वो सबको एजुकेशन दे पाए, तो 50% पॉपुलेशन को ऐसे निकाल देगा। अब अमेरिका में कोई लड़की कहे कि एजुकेशन लेना चाहते हैं और कोई कट्टरपंथी उसको रोकना चाहे तो स्टेट पावरफुल है, उड़ा देगा उसको। स्टेट के पास पावर है क्योंकि संसाधन है, क्योंकि पैसा है। तो अमेरिकन वीमेन को जो राइट है वो इंडियन वीमेन को भी नहीं है। मतलब कहने में तो फंडामेंटल राइट है, बट वो उनको जिनको एंजॉय कर रहे हैं। यहां पर वीमेन को देखने का नजरिया, बट वहां डिफरेंट कंडीशन ही डिफरेंट। छोटा सा मैं एक बात बताऊं, अभी कोई महिला मोटरसाइकिल चलाते हुए निकल जाए रोड पे, एक इतनी छोटी बात बता रहा हूं, मोटरसाइकिल, स्कूटी नहीं, कितने लोगों की निगाहें उसका पीछा करेंगी। वाह, मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूं, ऑटो चला रही है। दिस पिक्चर हिट योर माइंड। वाह, ऑटो चला रहे हो, पायलट हो तो काम है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन आपको लगेगा वाह क्या बात है। जैसे कोई महिला पंडित मंत्र पढ़ रही हो, मंत्रोच्चारण कर रही हो, स्वाहा करवा रही हो, तो लोग यार व्हाट इज दिस, राइट? मिलनी चाहिए, एंजॉय करनी चाहिए, लोगों को जीने का अधिकार है। हम लोग बहुत कम जीते हैं, 80 साल एवरेज लाइफ में हम बहुत कम समय के लिए जीते हैं। हर पल हम दूसरों के लिए जीते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या देख रहा है। आप देखिए कितने सारे बंधन ही बंधन है। खाली करो दिमाग को, एकदम हल्का करो, छोड़ो सब, छोड़ो, हल्का करो। आप देखिए यूपीएससी में सेलेक्ट होने वाला कैंडिडेट, वो शकल से हो सकता है गड़बड़ हो, नाक फूली हो, कान निकला हो, आंख निकली हो, आंख धसी हो, कुछ भी हो, छोटा हो, चल ना पा रहा हो, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी बात है कि उसका ये वाला बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मतलब ये वाली खूबसूरती वो क्या कर ले रहे हैं, ये वाली खूबसूरती माने इंजन आपका ले रहे हैं और अपने सिस्टम में आपको लगा दे रहे हैं। ब्रेन आपका इंजन है साहब, बात समझ पा रहे हो? इंजन है आपका, जितना बेहतर इंजन होगा उतनी बेहतर ये गाड़ी चलेगी। आप इंजन में कुछ प्रॉब्लम लेके आइए, 10 मिनट बैठना मुश्किल हो जाएगा। साहब सिविल की तैयारी तो आपको लगेगा ही नहीं हमें करनी चाहिए, और दूसरा फिर आपको ये नहीं लगेगा यहां से करनी चाहिए। आप कभी ला के सवाल देखिए, देख रहे हो गजब खाया हुआ है। मतलब कोई पुरुष कपड़े उतार के गजब खा सकता है, ये देश के इतिहास में पहला और अनोखा एग्जाम्पल है। कम कपड़े पहन के कोई अगर गजब ढा सकता है पुरुष, तो कोई भी इस देश का पुरुष इसकी बराबरी नहीं कर सकता। नहीं तो दिमाग को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखिए। उत्सव की तरह देखिए जिंदगी को, अगले घंटे क्या उत्सव मनाएंगे, फिर अगले घंटे उत्सव क्या होगा, कल सुबह का उत्सव क्या होगा, दोपहर को क्या करेंगे, कल शाम को जाएंगे तो क्या करेंगे। उत्सव और मेलों की तैयारी करते रहिए जीवन में, तो अच्छा रहेगा। और ये उत्सव अभी तो फिलहाल यूपीएससी के नाम, मनोरंजन भी करिए, कभी फिल्में देखने जाइए। हम कतई नहीं कह रहे हैं कि पठान का बायकॉट करिए या देखने जाइए, जो आपको ठीक लगे वो देखने जाइए। ठीक, आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड मेनी टाइम्स in the matters of UCC from 1985. Many times in the matters of UCC from 1985, that is Sahabano case, to center.
That is Sahavano case to the center. year chana from 19 1985 from 1985. क्या 9 नंबर का पॉइंट हो गया? बोलिए। ये सब क्रीम पॉइंट हैं। 10th नंबर का पॉइंट है, मतलब साहबानो केस से सुप्रीम कोर्ट मेनी टाइम्स सेंटर को ये सजेस्ट कर रही है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दीजिए। अच्छा, स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है? हर स्टेट के सिविल लॉ अलग अलग हो जाएंगे, फिर वही प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? तो सेंटर का लॉ है तो पूरे टेरिटरी के लिए हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, मैं एक बात और बता दूं, बीजेपी को एक ले लेते हैं। बीजेपी के 3 बड़े पॉइंट थे मैनिफेस्टो में, जिसमें पहला पॉइंट था ये इलेक्शन जब ऑफ लोकसभा इन 1989, तो बीजेपी ने 3 बड़े पॉइंट रखे। वो पहला राम मंदिर का था कि वो राम मंदिर बनाएंगे, ये उनका एजेंडा है। दूसरा एजेंडा था कि वो आर्टिकल 370 को समाप्त करेंगे, ये बीजेपी का एजेंडा है फ्रॉम 1989 का जो मैनिफेस्टो था बीजेपी। और एक वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। तो क्या हो चुका है? ये हो चुका है, ये रास्ता भले नहीं आया, वैसे निकला, लेकिन हो चुका है। ये वाला हो चुका है, अभी ये वाला बाकी है, और बीजेपी ये करके रहेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के रहेगी। मैं आज आपको बता दे रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, आके रहेगा, क्योंकि फाइनली द फाइनल गोल टू अचीव द टारगेट ऑफ DPSP, दिस इज द गोल ऑफ स्टेट। राइट, अब 11th नंबर का पॉइंट, 5 मिनट में भी हम लोग क्लास ओवर कर रहे हैं। 11th नंबर का पॉइंट, लॉ कमीशन 21th लॉ कमीशन बना। लॉ कमीशन बना, इसकी रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया ये देखिए। इस 21th लॉ कमीशन, विधि आयोग हिंदी में बोलते हैं, टेन्योर कंप्लीटेड इन 31 अगस्त 2018। सो इस लॉ कमीशन ने क्या किया? कंसल्टेंट पेपर इशू किया। मतलब चूंकि टेन्योर कंप्लीट हो गया इसका इस तारीख को, तो कंप्लीट होने के पहले इसने कंसल्टेशन मतलब रिपोर्ट देने के बजाय एक पेपर इशू किया। उस पेपर में क्या था मैं बता रहा हूं। सो इशू CONSULTENT पेपर ऑन UCC in 1st September 2018। और इसमें इन्होंने क्या कहा? इसमें क्या कहा? सेस क्या कहा? UCC is neither feasible, UCC is neither feasible nor desirable। ट्वेल्थ नंबर का बात है और ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद कंक्लूजन बनाना है। 22nd लॉ कमीशन बैठ गया है, बासेटअप कमीशन ये बैठ गया है और ये यूसीसी पर इसका वर्क चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस ये चल रहा है। तो ओवरऑल 13 नंबर पर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि निष्कर्ष में हम क्या कहना चाहते हैं।
हिंदी इंग्लिश मिला के निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं आपसे एक बात ये कह सकता हूं, अगर आप मेरा साथ दें, these are also fundamental light and these are also fundamental light. The difference is between them is that these fundamental light is enforceable by the Supreme Court, by the judiciary, and this fundamental light is enforceable by the public, जनता। क्यों? क्योंकि अगर वो इन्फोर्स नहीं करेगी इसको, तो भले ही सुप्रीम कोर्ट की अदालत में ना जा पाए, लेकिन जनता की अदालत में जब जाएगी तो लोग उसको सत्ता से हटा देंगे। ये भी एक तरह का फंडामेंटल राइट है, हाँ या ना? बस स्टेट को ये गोल प्राप्त करना है, बस टाइम का बाउंडेशन स्टेट पे नहीं रखा गया है, हाँ या ना? व्हेन ही इज कैपेबल। बट ये भी फंडामेंटल राइट की तरह है। फिर भी इनमें आप समझिए तो मेरी बात, मुझे बोलने तो दो, रोको नहीं। फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन के मूलभूत मुझे बोलने तो दो, मुझे बोल ही नहीं दे रहे हैं आप लोग। फंडामेंटल है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बोलने नहीं दे रहे हैं आप मुझे। मूलभूत मीन्स फंडामेंटल, वर्ड मेंशन्ड इन आर्टिकल 37 of your constitution book. So these are also fundamental right. नहीं समझे बात मेरी? बात समझ पा रहे हैं? बोलो। तो कंक्लूजन में हम ये कहना चाह रहे हैं क्या, व्हाट इज इट, देखना ये होगा। अब यूसीसी पर आपसे कोई कहे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप कैसे बोलेंगे? सिंगल यस नो में आंसर नहीं देंगे, आप बोलेंगे व्हाट इज द कंटेंट ऑफ यूसीसी। पहले तो हम ये देखेंगे, थोड़ा स्टाइल में बात करने का, स्टाइल में रहने का। आधा एक एक्स फैक्टर होता है मेन का, मेल का, एक फीमेल का वाई फैक्टर होता है। कुछ होता है ऐसा कि वो अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, मतलब बोलना। तो यहाँ देखते हो ना, 4-6 लोगों के ग्रुप में एक नेता बन रहा है और बाकी लोग सुन रहे हैं उसको। तो कोई कहे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहले तो कंटेंट बताओ ना कि क्या है, तब मैं बताऊं ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये, राइट? जैसे कहे कोई कुछ खोने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो ये बात सही है या नहीं? हाँ, कुछ करने के लिए कुछ खोने के लिए कुछ करना पड़ता है, या कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये बात सही है गलत है? हमने कहा कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये लाइन सही है या गलत है? हाँ ना बोलिए। ऐसा बोलते हैं ना लोग, बड़े बुजुर्ग, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये क्या मतलब हो गया कुछ खोना? कुछ करोगे तब कुछ मिलेगा। खोना क्या पड़ता, मतलब खोना का मतलब क्या है? कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। दिस इज द करेक्ट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो पहले कंटेंट लाओ, फिर मैं बता रहा हूं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सामने वाला इतने अंदाज में लगेगा, अब आपकी इमेज उसकी नजरों में क्या बनी होगी? क्या बनी होगी? आगे डरेगा बात करने से। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, व्हाट इज कंटेंट ऑफ यूसीसी? पहला तो ये सवाल है। दूसरा सवाल है
How can it implement it? How can it implement it without the violation of fundamental rights? Without the violation of fundamental rights. बात हाँ है ना, बात समझ पा रहे हो? अब मैं कह रहा हूं, हेलो, द फंडामेंटल राइट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. डिवाइडेड इनटू फंडामेंटल राइट मतलब केवल फंडामेंटल राइट नहीं ले लेना, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? दो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट थर्ड, हाँ है ना? दूसरा पार्ट फोर्थ. राइट. इनफोर्सेबल, ये इनफोर्सेबल है बाय कोर्ट ऑफ लॉ. इसके लिए आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट. हाँ है ना? इनफोर्सेबल. अब सुनिएगा सर मेरी बात. नॉट इनफोर्सेबल, बट वही बात मैं कह रहा हूं, बट ध्यान दीजिएगा, इतना है ही नहीं. लोग बोल देते हैं, कभी मैंने क्लास में बोला होगा कि ये नहीं बोलेंगे, इतना बोलेंगे तो ये अधूरा ज्ञान है. लेकिन वाला आप ये पूरा ये कहां ये इसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं आप. इसका मतलब ये हुआ आप सिर्फ इतना लाइन बोल दे रहे हैं. बट इट इज मैंडेटरी. वाह, इट इज मैंडेटरी. आपको पढ़ाते हैं, मजा आता है. वैसे भी मैं पढ़ाने का शौकीन व्यक्ति हूं. इट इज मैंडेटरी. इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट्स. किसके लिए? फॉर स्टेट्स. एंड कीप इन माइंड, keep in mind while formulating policies. जब पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी जब स्टेट बनाएगा, एंड enacting laws for the country. And enacting laws for the country. Clear? Now the final conclusion. जल्दी से निकालिए 5 मिनट की बात. फाइनल कंक्लूजन आप जो आगे बस 5 मिनट में एक फाइनल कंक्लूजन आप बोलेंगे क्या? हिंदी अंग्रेजी मिक्स से बाई लैंग्वेज आप बोलेंगे क्या? लिखिए इतना. क्या शब्द है नॉट इनफोर्सेबल बाई कोर्ट, but it is mandatory for states and keep in mind while formulating policies and enacting laws for the country. क्या बात है. ठीक है, क्लियर हो गई बात. फाइनली आप कैसे बोलेंगे इंटरव्यू में? कैसे बोलेंगे? यदि यूसीसी का मुद्दा हॉट है तो कैसे बोलेंगे? तो लिखिए, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में आप बाकी ट्रांसलेट कर लीजिएगा आगे पीछे. रिलीजियस ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन हो और जेंडर ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन हो,
और कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी उसको जस्टिफाई करे, और कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी उसको जस्टिफाई करे, ये ठीक नहीं है। क्या शब्द है, ये ठीक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी उसे उसको जस्टिफाई करे, ये ठीक नहीं है। अतः सेकुलर स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए बिना, अतः सेकुलर स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए बिना सिटीजन्स के बीच समानता लाने के प्रयास करने चाहिए। सेकुलर स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए बिना सिटीजन के बीच समानता लाने के प्रयास करने चाहिए, और मेल और फीमेल के बीच डिस्टर्ब किए बिना सिटीजन्स के बीच समानता लाने के प्रयास करने चाहिए, एवं मेल और फीमेल के बीच सिविल राइट के बीच डिफरेंस समाप्त करना, सिविल राइट के बीच डिफरेंस समाप्त करना यूसीसी का उद्देश्य होना चाहिए। बीच सिविल राइट्स के बीच डिफरेंस कम ऑब्लिक समाप्त करना, कम ऑब्लिक समाप्त करना यूसीसी का उद्देश्य होना चाहिए। नमस्ते।